हेलो दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मैकेनिक्स क्या होता है। ठीक है, एक मिनट। ओके, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है? इट इज़ अ ब्रांच दैट कंसिडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडीज दैट आर रेस्ट इन मोशन। मतलब क्या है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, या तो वो मोशन कर रहा होगा या रुका हुआ होगा। ठीक है, तो उसी की एक ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। दूसरी चीज़ है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है कि जो प्रिंसिपल्स हमने फॉलो कर रहे थे कोई भी ऑब्जेक्ट का, जो प्रिंसिपल जब फॉलो हो रहा था, या तो वो मोशन में है या फिर वो क्या करता है, या वो रेस्ट कर रहा है। और उस पर जो प्रिंसिपल्स लगाए जा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं हम, उस पर फोर्स लगा रहे हैं, एक्सलेशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये जो प्रिंसिपल्स उस पर लग रहे हैं, अगर इसी की इस ब्रांच को क्या बोलते हैं? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलते हैं। अगर हम इंजीनियरिंग में इसका यूज़ ले रहे हैं तो इसे हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलेंगे। दूसरी चीज़ में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दो तरह की होती हैं। पहले मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, दूसरी होती है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स को भी। एक तो है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, दूसरी है मैकेनिक्स ऑफ द डिफॉर्मेबल बॉडीज। ठीक है, दूसरी अब हम बात करें मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, इसी को हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, उसके बाद हम फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ेंगे, लेकिन टाइम मिला तो। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, इसमें क्या होता है, हम एज्यूम करते हैं कि बॉडी क्या है, वो डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है बॉडी के अंदर, क्योंकि अगर हम ऐसा अगर तभी हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इसमें। अगर हम रिजिड बॉडी जब हम मानते हैं तभी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज़ की अगर हम बात करें, तो उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो रिजिड बॉडीज क्या होता है? इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वी कंसिडर्स ए बॉडी दैट हैज़ नॉट एनी टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन। एक ऐसी बॉडी जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता है, वो रिजिड बॉडी होती है। रिजिड बॉडी आइडियलाइजेशन। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि रिजिड बॉडी क्या है। रिजिड बॉडी का मतलब क्या है कि जैसे ही कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट था, उस पर मैंने क्या किया, फोर्स लगाया, उसके उसकी जो वो क्या हो गया, उसका जो डिफॉर्मेशन हो गया, उसमें क्या हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया। लेकिन रिजिड बॉडी में ऐसा नहीं होता है। रिजिड बॉडी में हम मान रहे हैं कि उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तभी हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। रिजिड बॉडी मान लेते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट को। तो जैसे मेरे पास क्या है, कोई बीम है, उस पर मैंने 10 kg का जो फोर्स लगाया, तो ये क्या हो गया, हम मान लेते हैं कि ए से बी तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या है, 2 मीटर है। अगर हम वैसे अगर हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये बैंड हो जाएगा, ये 2 मीटर नहीं रहेगी डिस्टेंस। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि ये क्या है, रिजिड बॉडी है, जिसपे क्या है, इसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इस वजह से हम इसका जो अगर मूवमेंट निकालें, तो मूवमेंट में क्या होता है, मूवमेंट ये होता है कि एक तो फोर्स लग रहा है, उसके परपेंडिकुलर जो एंगल है, जो सॉरी उसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, उसके दोनों का मल्टीप्लीकेशन, उसे हम बोलते हैं मूवमेंट। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, 10 × 2 20, 20 किलोमीटर मीटर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब देखो आगे हम और पढ़ते हैं कि पहले थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैंने न्यूमेरिकल भी लिए हैं, ठीक है, जितने हो सकते हैं मैंने लिए हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ द वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क की अगर हम बात करें, तो मान लेते हैं कि कोई मेरे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, जिस पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, वो रुका हुआ है, उस पर जो नेट फोर्स है वो जीरो लग रहा है 1 मिनट के लिए, हम मान लेते हैं। ठीक है, तो अब मान लेते हैं। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी स्मॉल चेंज कोऑर्डिनेट्स के अंदर होता है, लेकिन ये है ना, जब टाइम कांस्टेंट होता है। मेरे पास ये जो पार्टिकल्स, इसके अंदर कोई पार्टिकल्स हैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसमें जो एक्स वाई और जेड एक्सेस है, तो एक्स और वाई के एक्सेस के अलोंग जब उसमें चेंज किया जाता है डायरेक्शन में, लेकिन जब कोई भी एक एक्सेस क्या होता है, वो रुका हुआ होता है, तो उसे हम कहते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो, अब देखो वर्क क्या होता है। जब भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पर जो फोर्स लगाया और यहाँ पर आ गया ये डेल एस की डिस्प्लेसमेंट में, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डेल एस, फोर्स लगाने के बाद मतलब वर्क कितना होता है, एफ एन टू डेलस कोस थीटा। ठीक है, ये मेरे पास वर्क होगा। तो देखो, ये मेरा फॉर्मूला है वर्क का। हम मान लेते हैं कि इसमें जो जो थीटा है वो क्या है, एक एक पल के लिए जीरो होता है, और एक पल के लिए क्या है, इसकी वैल्यू 90 डिग्री है। एक 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 तौर पे इसमें इस पर जो जो एंगल बन रहा है वो जीरो बन रहा है, और एक पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दोनों कंडीशंस लिए हमने। पहले कंडीशन में हमने क्या माना, जीरो, ये सॉरी 90 डिग्री लिया, इसका मतलब ये जीरो हो गया, जीरो से मल्टीप्लाई होगा, कोस 90 जीरो होता है। और एक पे मैंने लिया कोस जीरो, तो कोस जीरो से जैसे कोस जीरो 1 होता है, तो डब्ल्यू बराबर एफ एस आएगा। तो इस तरह से एक तो कोस 90 और कोस जीरो दोनों का फॉर्मूला मान रखने पर हमें कुछ ये वैल्यू मिलती है। ठीक है, डब्ल्यू बराबर जीरो, डब्ल्यू बराबर एफ एस, तो इतना काम हो रहा है।
अब हम बात करते हैं, ये तो होगा वर्क का फॉर्मूला। दूसरी चीज़ है वर्चुअल वर्क। क्या है वर्चुअल वर्क? है इन द इक्विलिब्रियम सिस्टम व्हेन वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज, जब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जीरो। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। पार्टिकल्स में जब कोई मोमेंटम नहीं हो रहा है, बिल्कुल मतलब पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ओनली, जबकि ऑब्जेक्ट क्या है, बिल्कुल रुका हुआ है। तो उस वक्त पे क्या होगा, जो जो डेल डब्ल्यू होगा, यानी जो वर्क होगा हमारा, डेल जहाँ पे लग गया है, इसका मतलब बहुत ही कम, बहुत ही न्यूनतम की बात कर रहे हैं, बहुत ही कम की बात कर रहे हैं, तो डेल डब्ल्यू इसका जीरो होगा। तो टू टाइप ऑफ फोर्सेस आर इन वर्किंग, दो तरह के फोर्सेस इसमें वर्क करते हैं। पहला तो हम कोई भी फोर्स अप्लाई करें, ठीक है। और दूसरी है कोई भी फोर्स, एक तो हम जो अप्लाइड फोर्स होता है, दूसरा होता है जो कॉन्स्टेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो एक्सिस है उसमें, जैसे हम आगे देखें तो फोर्स ड्यू टू कंस्टेंट्स मींस व्हेन द जो पार्टिकल्स इज मूविंग द एक्सिस एंड द वन एक्सिस इज कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो मैंने माना कि एक्स एक्सिस पे इसकी लेंथ एल है, इसकी बी है, यहाँ से एच है, तो एल और बी के अलोंग इस पे क्या क्या करना है, इसको इसमें मूवमेंट करना, ठीक है, इसको मूव कराना। लेकिन एच एच क्या है, वो कांस्टेंट है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट। तो हम मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे दो तरह फोर्स लगते हैं, पहला होता है अप्लाइड, दूसरा होता है कंस्टेंट के कारण। अब मान लेते हैं कि जब जो चीज़ है, जो कंस्टेंट जो लग रहा है वो माना कि जीरो है, कंस्टेंट जो फोर्स लग रहा है वो जीरो मान लेता हूँ मैं 1 मिनट के लिए। ये देखो एफ आई डेल आर आई, ठीक है, इंटू एफ आई डेल आर आई। तो ये वाला जो फोर्स है मैं मानता हूँ कांस्टेंट के कारण है, और ये वाला फोर्स है वो अप्लाइड वाला है। तो ये वाला जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो होते ही, ये जीरो के होते ही क्या हो जाएगा, एफ आई डेल आर आई क्या आ जाएगा, जीरो। ये कांस्टेंट का कारण था, तो ये भी कितना आ गया, जीरो, ठीक है। अब आगे देखें, व्हेन द वर्क is done by the applied forces not due to constant, that is called the principle of virtual work। समझ गए? जब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब अप्लाइड फोर्स लगाने पर जब काम होता है, लेकिन कंस्टेंट्स में कोई बदलाव नहीं होता है, तो उसे हम क्या होते हैं, वर्चुअल वर्क बोलेंगे, ठीक है। कंस्टेंट्स मतलब जो एक्सिस हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है उसमें, वो रुका हुआ है, लेकिन अप्लाइड फोर्स के कारण जो चेंज हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क बोलेंगे, ठीक है। कपल क्या होता है, देखो अब क्या होता है, जब भी हम के कपल की बात करें तो बीच में माना कि मेरे पास एक डिस्टेंस है, तो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। इसका मतलब देखो ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। तो एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, तो आर्म ऑफ कपल, और दूसरा होता है मूवमेंट, ठीक है। तो आर्म ऑफ, ये तो मेरा क्या है, आर्म ऑफ कपल है, ये मेरा क्या है, आर्म, इसे हम क्या बोलेंगे, आर्म बोलेंगे, ठीक है। तो मेरे पास जो एम मूवमेंट का जो फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ इंटू डी। डी क्या है, आर्म ऑफ कपल है, ठीक है। मैंने पहले बताया था एफ इसको क्या है, एफ इंटू डी, आर्म ऑफ कपल आ गया। ये इस पर कितना है, इस पर कितना लगना है, फोर्स लगना है। यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, यानी यहाँ पर ओनली मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है, एफ इंटू डी। तो मेरे पास क्या होता है, ये मूवमेंट आ गया। इट इज़ ये इसमें चलो किसके लिए है, जब एक फोर्स देखो, एक फोर्स ऐसे लगेगा और ये धकेलेगा इधर, ये आगे की तरफ, ये इधर की तरफ, तो ये एक राउंड मोशन में घूमेगा ये। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक रोटेशन फोर्स के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। तो जब देखो इसमें दो चार प्रॉपर्टीज की देख लेते हैं कि देखो, एक तो प्लेन और एक्सिस के बीच में जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। दूसरा रिजल्टेंट जो फोर्स है वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स मतलब जीरो, क्योंकि इधर का फोर्स देखो, इधर जो एक्सेस पे जा रहा था फोर्स लग रहा था वो माइनस एफ था, इधर था प्लस एफ था, तो दोनों को जब जोड़ा तो जीरो आया। मूवमेंट, अब मूवमेंट मैंने अभी आपको बताया था, एक तो फोर्स, मूवमेंट अभी बताया था जस्ट कि एक तो फोर्स लग रहा है, दूसरा है उसको जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है दोनों का मल्टीप्लीकेशन, या फिर उसके आर मान लेते हैं। मूवमेंट में जो कपल का जो आर्म ही तो था वो डी, तो एफ इंटू डी तो था हमारे पास मूवमेंट, ठीक है, तो वही आ गया। तो अब आता है इम्पल्स क्या है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड वेरी शॉर्ट टाइम, जब क्या है बहुत ही कम। इम्पल्स का मतलब क्या होता है, देखो जब भी हम मान लेते हैं कि बॉल हमारे पास आई, हम क्रिकेट खेलते हैं, वो बॉल हमारे पास आई और हमने उसे तुरंत हिट किया, या फिर हमने ताली बजाई, तो वो बहुत ही कम समय के लिए था, फोर्स तो लगा लेकिन बहुत कम समय के लिए, इसे हम इम्पल्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि हम हथौड़े से हम कील को मारते हैं, तो वो फोर्स तो लग रहा है लेकिन बहुत
कम समय के लिए लगता है। जल्दी मारते हैं ना तो बड़ा, तो कील पर जो फोर्स लग रहा है वो बहुत कम समय के लिए लग रहा है, इसे हम इम्पल्स बोलेंगे। इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, एक तो फोर्स लग रहा है उस पर और बहुत ही कम समय में लग रहा है। कम के लिए हम डेल मानते हैं, तो जे मान लेते हैं इम्पल्स को, तो जे इसका टू एफ इंटू डेल टी आएगा। डेल टी बहुत कम समय के लिए है। ठीक है, तो एफ बराबर मैं यहाँ से निकालूँ तो जे अपॉन डेल टी आ जाएगा। तो एफ और डेल टी के बीच में रिलेशन आएगा, एफ जो प्रोपोर्शनल किससे होगा? 1 अपॉन टी के, मतलब फोर्स बढ़ेगा तो टाइम घटेगा। ठीक है, फोर्स घटेगा तो टाइम इंटरवल घटेगा, फोर्स बढ़ेगा तो टाइम इंटरवल घटेगा, और टाइम इंटरवल घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। तो ये इसका क्या होगा? रिलेशन हो गया। दूसरी चीज़ कि एसआई इसका यूनिट होगा के जी एम अपॉन, है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गया इसका, ऐसा यूनिट आ गया। अब देखो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है? डेल जी इक्वल्स टू एफ डेल टी, डेल जी इक्वल्स टू एफ डेल टी आएगा। ठीक है, ये हमने देखा अभी, एक इक्वेशन ये गई। दूसरी इक्वेशन हम मान लेते हैं एफ इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी। अभी डेल पी अपॉन डेल टी, ठीक है, ये सेकंड लॉ से है, न्यूटन का सेकंड लॉ आ गया यहाँ से। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब हम क्या करते हैं, है ना, ये डीपी क्या होता है? एपी होता है, डीपी मतलब चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, दोनों का जब रिलेशन देखेंगे तो बराबर कर देंगे, डेल पी अपॉन डेल टी, फिर डेल जे अपॉन डेल टी इसके टू एफ, एफ बराबर एफ करना है ना, तो देखो यहाँ से कर दिया, तो डेल से डेल टी कट गया, डी जे अपॉन डी पी बचा, डी जे अपॉन डी पी आ गया। दूसरी चीज़ है इम्पल्स इसके टू क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स बराबर क्या है? बराबर क्या, इम्पल्स बराबर क्या मिला मेरे को? चेंज इन मोमेंटम। तो यही मेरी भी थ्योरम होती है, मोमेंटम थ्योरम, मोमेंटम की जो थ्योरम है वो यही है ना। तो एक एग्जांपल और है, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो एक स्पीड, अब देखो इसको समझने के लिए कोई भी एक हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो 140 की स्पीड माना कि बॉल आई, और जब उसको हिट किया तो वो 200 की स्पीड से जा रही है। इसका मतलब वो बॉल जब टकराई यहाँ पर तो वो इम्पल्स हुआ। ठीक है, एफ इंटू टी हुआ, फोर्स इंटू टाइम हुआ, तो वो क्या हुआ? इम्पल्स तो हुआ वो, लेकिन जैसे ही उसकी स्पीड में चेंज हुआ तो यहाँ से देखो ये इसके मोमेंटम में भी चेंज हो गया। मोमेंटम मैंने बोला था ना अभी, मोमेंटम में जैसे ही चेंज हो गया, एफ इंटू टी। मोमेंटम क्या था? एक तो एंगल, है ना, बताया था ना, एक तो जो परपेंडिकुलर एंगल था और उसका जो फोर्स लग रहा था उसको मल्टीप्लिकेशन तो बताया था मैंने, तो वो इसके बराबर होता है। तो यही तो है इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। वर्क एनर्जी एंड प्रिंसिपल, वर्क डन बाय इट्स नेट फोर्स, वर्क डन बाय द नेट फोर्स इफ एनी ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट पे वर्क डन किया जाता है तो उस पर काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो ये इसका प्रिंसिपल है। कैसे कहने का मतलब क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम चेंजेस कर रहे हैं, चेंज मतलब उसको आगे खिसकाया हमने, फोर्स देख, है ना, तो उस पर वर्क हुआ, और वो वर्क किसके बराबर होगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी के। तो इसको हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं थोड़ा सा फॉर्मूला ताकि अच्छे से समझ में आए। तो देखो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट था, जैसे मैंने इसको धक्का दिया, फोर्स किया, तो ये इसका इनिशियल वेग मैंने माना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? यू थी। इसको जैसे ही फोर्स दिया था तो इसकी डिस्प्लेसमेंट थोड़ा बहुत हुआ, एस हुआ डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद लास्ट का जो फाइनल वेलोसिटी आई वो मैंने वी मानी। अब देखो इसके बीच में एक्सेलरेशन कितना होगा? तो एफ अपॉन एम। एक्सेलरेशन ये तो होता है फोर्स अपॉन मास, एक्सेलरेशन ये होता है। तो ठीक है, तो मेरे पास हम क्या जानते हैं, वी स्क्वायर, देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s होता है, हमने पहले पढ़ा हुआ था। अब इस फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम 1/2 एम से मल्टीप्लाई करें देन वी विल, तो हमें प्राप्त क्या होगा? देखो काइनेटिक एनर्जी का कुछ फॉर्मूला, तो 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर इजिकल्स टू 1/2 एम से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2s को तो मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा। तो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो मेरे पास ये बच गया काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे बच गया मेरे पास। अब देखो काइनेटिक एनर्जी हमने वही तो देखा था। अब देखो यहाँ से देखो 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर, इसका मतलब इसको मान लेते हैं ई के, इसको मान लेते हैं ई के, लेकिन इसको मान लेते हैं फाइनल, इसको इनिशियल, बराबर क्या होगा? एफ एस। ओके, तो मेरे पास ई के एफ माइनस ई के आई, तो दोनों का जो डिफरेंस मेरे पास बचा डेल ई के इसका टू डब्ल्यू। ठीक है, तो ये मेरे पास रिलेशन आया है, मतलब काइनेटिक एनर्जी में जो जो चेंज होता है वो किसके बराबर होता है? वर्क डन के बराबर होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाया जाता है, उस पर डिस्प्लेसमेंट किया जाता है तब। ठीक है, तो यही था। आगे देखते हैं। देखो एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? एलम्बर्ट प्रिंसिपल कहता है व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इन प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्चुअल और चेंज इन कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
देखो जब भी किसी कोऑर्डिनेट्स के अंदर, है ना, जब भी किसी कोई भी मेरे पास ऑब्जेक्ट था, है ना, उसमें जब फोर्स अप्लाई किया हमने, कोई भी फोर्स अप्लाई किया, है ना, अप्लाइड फोर्स के लिए जब फोर्स अप्लाइड किया तो उसमें जो कॉन्स्टेंट्स के कारण जो फोर्स होगा वो जीरो होगा। ये जब हमें पता चल गया, जब स्टैटिक इक्विलिब्रियम है तो नेट डॉट नेट मतलब टोटल फोर्स नेट होगा वो जीरो होगा। और डी डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू डेल आर आई, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, बहुत कम डिस्प्लेसमेंट है ना ये तो, बहुत कम डिस्प्लेसमेंट। तो ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई जैसा अभी देखी थी हमने। दूसरी मैंने क्या बोली थी, एफ इक्वल टू डी पी आई अपॉन डी टी, ये भी हमने देखा था, तो पी आई आ गया। ये तो था हमारे पास, चेंज इन मोमेंटम ही तो था ये, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम भी देखा था ना हमने थ्योरम में। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। लेकिन अब हम क्या करते हैं, ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है उससे हम अगर हम देखें तो पी आई को अगर इधर ले जाएं तो एफ आई माइनस पी आई इक्वल जीरो आएगा। इक्वेशन मेरे पास बनी, समेशन इसी लगाया क्योंकि, है ना, इनिशियल और फाइनल वैल्यू के बीच में लेते हैं ना समीशन के लिए, तो इसलिए समीशन लगा दिया यहाँ पे, टोटल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जीरो बना मेरे पास, यही मेरा क्या होता है फॉर्मूला, यही होता है। इसको थोड़ा सा और आगे देखें, होता यही है। ये प्रिंसिपल जो हम देख रहे हैं, डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल देख रहे हैं, है ना। तो हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, ठीक है। देखो इसमें जो फोर्स लगेगा वो दो चीज़ों के लिए लगेगा। पहले तो जो जो कॉन्स्टेंट्स थे, जो एक्सेस में जो चेंजेस वेंजेस हो रहा था, है ना, एक तो उसके कारण फोर्स लगता है, दूसरा हम जो फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं वो फोर्स, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये अप्लाइड फोर्स के लिए हो रहा है, तो सिर्फ अप्लाइड फोर्स मानेंगे हम, ये वाला कांस्टेंट के कारण कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इसे हम जीरो मान लेते हैं, है ना। एफ आई ए जीरो है, तो ये देखो एफ आई ए प्लस एफ आई ई माइनस पी आई, पी आई आ गया। पी आई क्या था, चेंज इन डिस्प्लेस, चेंज इन मोमेंटम था, तो यहाँ से एफ पी आई और डेल आर आई ऐसा कैसा ही है यहाँ से। ये जीरो होते ही मेरे पास एफ आई ए माइनस पी आई इंटू डेल आर आई प्लस समेशन ऑफ एफ आई ई इंटू डेल आर आई इसका टू जीरो बचा मेरे पास। ये मेरे पास है कांस्टेंट फोर्स, बचा कांस्टेंट फोर्स, किस वजह जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब एफ आई ए माइनस पी आई इसका टू डेल आर आई इसका टू जीरो, ये बचा ना मेरे पास। ओनली अप्लाइड फोर्स, सिर्फ अप्लाइड फोर्स होना चाहिए ये, इसलिए डेल आर आई भी क्या होना चाहिए, जीरो। ये कांस्टेंट कारण है ना, ये तो कांस्टेंट कारण है, तो ये तो जीरो होना चाहिए। तो एफ आई माइनस पी आई कितना बच गया, जीरो। ये मेरा डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल है। दूसरा होता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, जब भी हम तिरछी कोई वस्तु जाती है इस तरह से, जब हम बॉल को फेंकते हैं तो यू करके जाती है कोई भी चीज़, ठीक है, बॉल को फेंकते हैं जब। तो देखो इसमें दो तरह के कंपोनेंट हम यूज़ में लेते हैं, मतलब जब भी हम कैलकुलेट करते हैं मूवमेंट। तो देखो यहाँ से यहाँ से देखो एक 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 यहाँ से आएगा, एक्स के साथ जो भी एंगल बनता है, ठीक है, यहाँ से, तो उसे हम लेंगे यू एक्स कोस थीटा, इधर लेंगे यू एक्स साइन थीटा, ठीक है। दो कंपोनेंट्स होते हैं मेरे पास। तो देखो हम मान लेते हैं इसकी यहाँ से जो फर्स्ट वेलोसिटी है, जो इनिशियल स्पीड है इसकी, मान लेते हैं यू है। इसमें जो एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। दूसरा रहता है इधर इधर जो एक्स के साथ जो एंगल बनेगा वो है यू साइन थीटा वो सॉरी यू कोस थीटा बनेगा, और इस यहाँ जो एंगल बनेगा वो यू साइन थीटा बनेगा, ठीक है, वाई एक्सिस के साथ, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या होता है, कोई भी फोर्स जब हम आगे की तरफ धक्का देते हैं किसी भी चीज़ को तो वो रोकता है, ठीक है, उसे हम रोकने का प्रयास करता है वो। तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन व्हेन टू थिंग्स आर कनेक्टेड। जब दो थिंग्स आपस में कनेक्ट होती है तो फ्रिक्शन क्या करता है, उसको रोकता है, उसमें रेजिस्ट करता है। व्हेन फ्रिक्शन इज लेस ऑब्जेक्ट इज स्लिपली। देखो जब फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा, तो ऑब्जेक्ट्स क्या होगा, स्लिप करेंगे इजीली तरीके से, ठीक है। थोड़ा देखें तो हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत क्यों है। देखो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो मुझे स्मूथ सरफेस पर चल नहीं पाएंगे, ठीक है। दूसरी कार ड्राइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि पकड़ ही नहीं पाएंगे उसको, कैसे चलाएंगे फिर, ठीक है। अब देखो अब हमें कहाँ ज़रूरत नहीं है इसकी, वी डो नॉट नीड टू फ्रिक्शन इन कैरम। जब हम कैरम बोर्ड में इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। डिसएडवांटेज की जब बात करें तो इट डैमेज द मशीन पार्ट्स, इन मशीन पार्ट्स को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, ठीक है। और कहाँ हम क्या क्या कर सकते हैं इसको रिड्यूस करने के लिए, जैसे हम ऑयल या ग्रीस का यूज़ कर सकते हैं। दूसरे अब हम न्यूमेरिकल पार्ट देखते हैं थोड़ा सा। न्यूमेरिकल पार्ट में क्या देखते हैं, मोमेंटम ऑफ, है ना, मोमेंट देखते हैं, मोमेंटम फोर्स देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स में।
कैलकुलेट द मोमेंट अबाउट द पॉइंट बी फॉर द फोर्स सिस्टम शोन। देखो मेरे पास को सिस्टम दे रखा है यहाँ से, ठीक है। अब देखो ये मैंने सिस्टम दे रखा है, इसमें क्या निकालना है मेरे को, फोर्स निकालना है बी पॉइंट के क्रॉस। देखो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, ऊपर से एक फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, ठीक है। यहाँ से फोर्स लग रहा है 15, यहाँ से नीचे जा रहा है 10, इधर फोर्स लग रहा है 30, इधर लग रहा है 30। अब देखो जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे जो भी फोर्स लग रहा है उसे आप जीरो कर दें, और बाकी जैसे आप मूवमेंट का फॉर्मूला लगाते हैं वैसे ही कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ से इस पे लग रहा है बी पे, तो ये तो हो गया जीरो। ये लग रहा है नीचे की साइड, ठीक है, ये लग रहा है इधर की साइड। अब हम ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज यूं, तो ये भी नीचे की तरफ उसको धक्का दे रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज में ही चलेगा, तो ये पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। 10 इंटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है ना, 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो था मोमेंट, 10 इंटू 15 आ गया। फिर ये चल रहा है ऊपर, हम ऐसे चल रहे हैं, ये ऐसे आ रहा है मतलब नेगेटिव, तो 30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक 30 इंटू 3, ठीक है, इतना हो गया। लेकिन नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि हम ऐसे चल रहे थे क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा था, ठीक है। 30 इंटू 3 आ गया। जे फोर्स लग रहा है इधर, हम चल रहे हैं ऐसे, और ये फोर्स भी जा रहा है ऐसे, इसका मतलब ये क्या आएगा पॉजिटिव, तो 30 इंटू इसके परपेंडिकुलर ये वाले डिस्टेंस, ठीक है। 30 ऐसे, इसके परपेंडिकुलर कितनी आनी चाहिए, ये है ना, तो ये वाली डिस्टेंस आप ले लेना और आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो व्हेन अप्लाइड एनी पॉइंट्स फोर्स देन द फोर्स इज, ठीक है, यही है, जब किसी एक पर फोर्स लगाएंगे, देखो जिस पॉइंट पर फोर्स हमें लगाना है उस पर हम क्या करें, जितने फोर्स लग रहे हैं वो जीरो कर देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, ये मेरा दूसरा न्यूमेरिकल आ गया, इसमें हमें क्या करना था कि फोर्स पी फाइंड करना था ए पॉइंट पर। ए पॉइंट मेरा यहाँ पे है, देखो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर दे रखी है, 2 मीटर दे रखी है, इसमें जो एंगल दे दिया यहाँ से 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ये इधर 2 न्यूटन लग रहा है, किलो न्यूटन, इधर भी 2 किलो न्यूटन। अब देखो ए पर बात कर रहे हैं, तो ये वाला फोर्स भी कितना आ गया, जीरो, इस पर लग रहा है ना भाई, ये तो ए पर ही, ये फोर्स जीरो, और इस पर कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो देखो ये नीचे की साइड फोर्स लग रहा है, तो ये वाली यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर, तो 2 इंटू 2 कर देना पहले तो। फिर यहाँ से देखोगे नीचे की साइड लग रहा है 2, तो इसके साथ कौन सा लग रहा है, ये वाला। हम चल रहे थे ऐसे, हम ऐसे चल रहे थे ना, ऐसे ही जा रहे हैं क्लॉकवाइज, और फोर्स भी लग रहा है ऐसे, तो सेम डायरेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सेम डायरेक्शन है। इसके डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 और 2, तो 4 इंटू 2 है ना भाई, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वो तो है 4 इंटू 2, ठीक है। 4 इंटू 2 प्लस एक ये वाला था यहाँ से यहाँ तक के 2 इंटू 2, उसके बाद कौन सा बचा, ये जा रहा है इधर, हम चल रहे हैं ऐसे, ये भी चल रहा है ऐसे, ठीक है। हम चल रहे थे ऐसे, ये भी चल रहा था ऐसे, ठीक है। तो वही कितना आएगा, 2 इंटू यहाँ से देखो कितना क्या है, यहाँ से कितना आएगा 2 प्लस 3 है ना, 3, 2 प्लस 1 इसका 3, तो कितना गया 3 इंटू 2, इसके लिए आ गया मेरे पास मूवमेंट, तो तीनों के लिए मूवमेंट निकाला। अब इसकी बात करें इस एंगल पे, देखो एक यहाँ से मान लो, इसमें क्या मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे कि अब कंपोनेंट मान लेंगे, इधर से कोस थीटा वाला, इधर साइन थीटा वाला, तो मान लेते हैं पी कोस, एंगल कितना 30, इधर पी साइन 30। अब देखो ये ऐसे चल रहा है, इसको मैं यहाँ पे ले आऊँ इस जगह पे, तो ये एंगल ए के डायरेक्शन में ये वाला है, तो पी कोस 30 क्या हो गया, जीरो, बचा क्या पी साइन 30। हम चल रहे हैं ऐसे, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव हो गया, तो पी साइन 30 से किसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ऐसे, पी साइन 30 ऊपर चल रहा था, ये नीचे आ रहा था, पी साइन 30 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, यूँ 2 प्लस 3, ठीक है। यहाँ से सॉरी, यहाँ से 2 से, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2 ही तो है, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देना। सॉरी, ये वाला यहाँ से ये ऐसे चल रहा है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो 2 प्लस 2 कर देना, 4 से मल्टीप्लाई करना है इसको, ये जीरो आ जाएगा। तो ठीक है, तो मेरे पास क्या गया 18 माइनस पी कोसाइन 30 प्लस 2 कोस 30, ये मेरा आया। अब पी, ठीक है, तो मेरे पास पी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना आप आराम से, ठीक है।
इसको इक्वेशन सॉल्व करके तो 4.825 कुछ आ जाएगा आंसर। इसको भी सेम ही करना है। यहाँ से देखो ए पर बात करना है, तो ये फोर्स लग ही नहीं रहा इस पर, तो ए पर तो कुछ भी डिस्टेंस दे दी है। देखो यहाँ से हम निकालेंगे तो पहले ये वाला कॉन्स्ट ये वाला निकालेंगे, तो यू कोस थीटा, हम वही तो आते हैं एफ कोस थीटा, तो एफ कितना लग रहा है इसमें 1200 न्यूटन, तो 1200 कोस एंगल है 30, इधर है 1200 साइन 30। बस इसको मैं ऐसे करेंगे तो ये तो आ गया नेगेटिव, और इसको यूं करूँगा, यूं करके करूँगा तो आगे जाकर यूं जाएगा ये भी कैसे जा रहा है यूं, देखो यूं हम चल रहे हैं ऐसे, और ये एंगल भी कैसे चलेगा, इस तरह से चलेगा। ये वाला मेरा ऑपोजिट होगा, ये सेम डायरेक्शन में होगा, तो दोनों को जोड़ दो। ठीक है, इसको जोड़ेंगे यहाँ से 1200 कोस 30 आ गया है ना, प्लस किया मैंने, ये नेगेटिव डायरेक्शन में था तो माइनस 1200 साइन 30 आ गया, और दोनों को जैसे ही हम, ठीक है, दोनों का जैसे ही निकालेंगे। अब देखो डिस्टेंस क्या आ रही थी, फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो 120। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की 120, और यहाँ से यहाँ तक की 140। ठीक है, इसको मैं आगे लूँगा तो ये देखो साइन ये जो था साइन के लिए, तो उसकी ये डिस्टेंस थी पूरी, जे वाली, ये साइन के लिए जे वाली थी। अगर साइन कुछ इस तरह से बन रहा था तो उसका परपेंडिकुलर कितने डिस्टेंस है, ये 140, तो 140 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि ये एंगल ऐसे जा रहा था, ये वाला एंगल ऐसे बन रहा है, तो इसके लिए ये वाली होगी यानी 120, तो ये 120 आ गई। तो यहाँ से इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आंसर। दूसरा है फाइंड द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस शोन फिगर अबाउट सी। ठीक है, सी के। अब देखो ये जो दे रखा है मेरे पास ट्राइंगल, वो क्या है, तीनों इसकी जो तीनों जो भुजाएं हैं वो समबाहु त्रिभुज है ये। ठीक है, इसकी तीनों भुजाएं समान है। तो यहाँ से देखो ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस तीनों सेम है, तो ए पर कौन कौन सा, ए पर मैं क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है। तो देखो ए यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक मैं देखो इसकी 1 मीटर है, इसकी भी कितनी है 1 मीटर, इसकी 1 मीटर। यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो ये तो 1 किलो न्यूटन था, तो ये भी 0 हो गया। चलो यहाँ से देखो मैं ऐसे कोई फोर्स लग रहा था, ये देखो ये भी 0 हो गया, बचा क्या सिर्फ 2 किलो न्यूटन। अब देखो ये मेरे पास फोर्स तो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो परपेंडिकुलर होना चाहिए डी, तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये दे रखा है, ये दे रखा है, पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं इसको और इसको। ठीक है, साइन का फॉर्मूला लगा देंगे हम। साइन का फॉर्मूला के लिए साइन 60, अगर मैं एंगल कितना आता है 60, तो साइन 60 बराबर कितना होता है, यहाँ से एल अपॉन एल, लाल लाल अपॉन कक्का से देखें तो एल अपॉन के होता है, तो एल कितना होता है मेरे पास, ये वाला एल होता है और ये वाला के होता है, तो एल अपॉन के रखेंगे तो एल कितना है मेरे पास, मैं मान लेता हूँ ओ डबल पी है, और के कितना है 1 है, तो ओ पी अपॉन के है ना, ओ पी अपॉन के रखूँगा यानी 1 रखूँगा, तो मेरे पास निकालना साइन 60 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, साइन 60 क्या होता है √3/2, 0.86 आ जाएगा। दूसरे पॉइंट दूसरा मेरे पास आता है ना, रिजिड, है ना, एक रिजिड बार दे रखा है ए बी। ठीक है, इसमें भी क्या निकालना है हमारा, सिंगल रिजल्टेंट निकालना है, फोर्स सिस्टम निकालना है डी पे, और फोर्स सिस्टम ए पर निकालना है। ठीक है, तो देखो इस पे देखो 20 ऊपर लग रहा है, 45 नीचे, 35 ऊपर, 25 भी नीचे। ठीक है, तो नेट फोर्स रिजल्टेंट निकालने के लिए एफ एक्स स्क्वायर होता है सिग्मा, सिग्मा एफ वाई स्क्वायर होता है। तो देखो एफ एक्स निकालने के लिए सबसे क्या करेंगे, एक्स पे देखो परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल, है ना, और सॉरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो भी फोर्स लग रहे हैं वो जोड़ देंगे। देखो ये देखो, तो देखो हॉरिजॉन्टल में तो क्या है, हॉरिजॉन्टल में देखो फोर्स कितना लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में तो एक भी नहीं है, इधर देखो इधर एक भी फोर्स नहीं लग रहा है। परपेंडिकुलर में देखो 35 को जोड़ दो, 25 और 45 को घटा दो। ठीक है, एफ वाई पे जो भी फोर्स लग रहा है वो आ जाएगा, 5 एक्सिस पे देखो एफ वाई पे जो फोर्स लग रहा है वो निकल जाएगा। एफ एक्स 0 है ही, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो देखो आर आर क्या आएगा, 0 + 15 का -15 का स्क्वायर कर देंगे तो 15 के एन आ जाएगा। फोर्स
एट डी मोमेंट पर फोर्स निकालेंगे तो देखो ऐसे चल रहा था, तो सिग्मा एम डी इसके टू देखो यहाँ से देखो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, 20 45 35। अब देखो ये बड़ा है, डी पे निकालना है तो इस पर ये जीरो कर दो, जिस पे भी लगाना है उस पर जीरो किया, बाकी डी। ठीक है, डी के इस पे निकालूंगा तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लूँगा, इसके लिए निकालूंगा तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 20 × 3 कर दूंगा, 45 × 2 कर दूंगा, यहाँ से यहाँ तक की निकालूंगा तो 2 × 25 कर दूंगा, है ना। तीनों का मैं मोमेंट निकाल लूँगा आराम से, ये आराम से मोमेंट निकल जाएगा डी के लिए। ठीक है, अब डायरेक्शन कैसे लेंगे समझ गए, है ना। डी से लेंगे ना तो डायरेक्शन ऐसे लेंगे, अगर सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव ले लेंगे, और ऐसे चलेंगे, ये आएगा ऐसे, हम चलेंगे ऐसे, ये आएगा ऐसे तो नेगेटिव होगा, तो इसको नेगेटिव ले लेना। फिर हम चलेंगे ऐसे, ये भी चल रहा है ऐसे तो पॉजिटिव ले लेना, इस तरह से डायरेक्शन ले लेना। ए पर लूँगा यहाँ, मैं 20 है, ये क्या है 20 फोर्स लग रहा था इस पर, तो ये क्या हो गया जीरो हो जाएगा ये तो, क्योंकि जिसकी बात कर रहे हैं उस पर जीरो दे। देखो 45 की बात करूँगा तो 1 मीटर ले लेना डिस्टेंस, जब 35 की बात करूँगा 2 + 1 कर लेना, जब 25 की बात करूँगा तो तीनों को जोड़ देना और इससे मल्टीप्लाई कर देना। ध्यान रखना है किससे, डायरेक्शन का। इधर से चलेंगे तो पॉजिटिव लेना, क्योंकि देखो ये भी इसी डायरेक्शन चल रहा है, इधर से चलेंगे तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इधर चलेंगे तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तीनों को जोड़ देना। एफ एक्स बराबर 0 निकाल देना, एफ वाई बराबर वही 45 × 1, देखो 45 × 1 30 - 35 × 3 35 × 2 + 3 2 + 1 3। देखो ये ऐसे चल रहा था, ऐसे चल रहा नेगेटिव डायरेक्शन, 25 × 5 25 ऐसे इंटू ये 5। ठीक है, ऐसे चलेंगे। देखो कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ द ऑल द फोर्सेस बट ए फॉर द फोर्स सिस्टम इज शोन। अब मेरे पास ये फोर्स सिस्टम दे रखा है, इस पर ऐसे लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, ये ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक 5 है डिस्टेंस। किस पे निकालना है ठीक है, ए पर निकालना है। ठीक है, ए पर निकालना तो ये फोर्स भी जीरो हो गया, जे भी जीरो हो गया, बचे क्या ये और ये बचे। इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसका डिस्प्लेसमेंट 5 है, इसका 5 है, बस 70 × 5, ये तो सेम है, ये नेगेटिव है तो 80 × 5 नेगेटिव, ये लो निकल गया मोमेंट। ठीक है, डिटरमाइन द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पार्ट ए शोन इन। देखो रिजल्टेंट मोमेंट निकालना है अबाउट द पॉइंट ए शोन इन, जो दे रखा है उसमें। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इसको 1 मिनट के लिए भूल जाओ, इसको देखो यहाँ से यूँ, इस पे इधर लग रहा है फोर्स। ठीक है, ए पे निकालना है ना, तो इस पे ये फोर्स लग रहा था, ये जीरो बचा, कौन सा एक तो ये बचा, एक ये बचा। इसको निकालने के लिए देखो दो पॉइंट मानो, एफ साइन थीटा कंपोनेंट, फिर एफ कोस थीटा कंपोनेंट। एफ 30 है तो 30 साइन, एंगल कितना है 45, 30 साइन 45, फिर इधर भी कोस कितना एंगल, यहाँ से यहाँ तक फोर्स कितना है 30 कोस 45, तो इसलिए 2 एंगल बने, तो इसका तो निकल जाएगा। ऐसे चलेंगे तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, पहले तो इसको नीचे लाओ, इसको यहाँ पे नीचे लाऊंगा तो देखो ये ए पर जा रहा, तो ये तो जीरो हो ही गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बचा सिर्फ ये, इस हम चलेंगे ऐसे, ये आएगा ऐसे नेगेटिव होते ही 30 साइन 45 इंटू यहाँ से यहाँ देखो ये वाला ले लेना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ऑपोजिट का एंड 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना और मेरे पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब देखो फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम। देखो ये फिर से एक सिस्टम दे दिया, इसको भी हम क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो वही सॉरी हाँ, क्या निकालना है इसमें, मोमेंट निकालना है। ये ए है, ये बी है पॉइंट पे। देखो जब ऐसा दे दिया, ये 3 2 1 दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक देखो, तो यहाँ पे फिर से 2 कंपोनेंट निकालो, 500 cos 45, यहाँ से है 500 sin 45। ठीक है, तो इसके लिए निकालेंगे तो देखो हम डायरेक्शन ऐसे चलेंगे, ये ऊपर से ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो देखो पहले इसको जब नीचे लाएंगे यहाँ से यूँ, तो ए पर कितना आता है 500 cos 45, देखो ये, तो ये तो जीरो हो ही जाएगा, बचा ये, इसके एगेनिस्ट कौन सा है, जे, ये वाला, ये वाली डिस्टेंस, ये 3 + 2 कर देना, 3 + 2 को 500 sin 45 से मल्टीप्लाई कर देना,
ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से ये ए फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ये ऐसे चलेगा, ऐसे राउंड घूमेगा। इसका मतलब क्या बन गया, कपल बन गया। कपल देखो 15 इंटू 0.7 कर देना, कपल यही तो था। पर ये आर्म को इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना फोर्स से, तो आ जाता है ना कपल। तो ये कपल तो डायरेक्ट निकल गया इसका, तो कपल डायरेक्ट निकाल दिया ना अपन ने। ये देखो यहाँ से कपल निकल गया ना, 35 न्यूटन आ गया, 15 इंटू 0.7 किया तो 35 तो आ ही गया। बचा क्या, सिर्फ ये 3 + 3 × 2 प्लस ये जो ऊपर वाला बचा था 500 sin 45, इससे मल्टीप्लाई कर देना और अपने पास आराम से आंसर निकल जाएगा मोमेंटम का। ये देखो फिर से एक और क्वेश्चन दे दिया 2500, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे दिया हमको, जैसे एक ए और बी पॉइंट दे रखा था, इस पर ये फोर्स लग रहा था 250 लग रहा था, ऐसे एंगल था 30। इस पर फिर से हमसे पूछा था कि ए पर क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है। तो देखो ए पर कौन सा लग रहा है, यहाँ से यूँ नीचे लाऊं, ये 0, बचा क्या, ये ऊपर 250 sin 30, ये तो होगा कंपोनेंट 250 sin 30। 250 sin 30 को किससे मल्टीप्लाई करना, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 333, इसे मल्टीप्लाई कर देना। एक फोर्स कहाँ लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स और लग रहा है इसमें, ठीक है, वो इधर की साइड लगा देना है। एक फोर्स और लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ पे लगा देना। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ठीक है। तो इस एंगल के लिए तो यहाँ से निकल जाएगा ये, अभी जो जो मैंने बताया था, इसको यहाँ से यहाँ तक ही 9 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये इसका मोमेंटम निकल गया। फिर इसका निकालने के लिए ये कपल बन गया फिर से। तो 2500 को जैसे मैं इस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करूँगा 1.5 से, तो निकल जाएगा ये भी 3750 आ जाएगा। 3750 फिर 5 यहाँ पर और लगेगा एक फोर्स, ठीक है, 500 × 3 कर देना इसको। तो एक फोर्स यहाँ लग रहा था ऊपर, फिर ये 250 sin 30 वाला आ गया, इसको 90 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास क्या निकाल गया, मोमेंट निकाल दिया। दूसरे ब्रैकेट इज सब्जेक्टेड टू फोर्स कपल्स एज, तो बस कुछ क्वेश्चन दे रखा है ये क्वेश्चन, इसमें भी ए पॉइंट पर इसने बोला रिजल्टेंट निकालो इसका, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स निकालो, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो देखो यहाँ से मेरे को दे रखा है एम दे रखा है इसका मोमेंट, वो क्या बोलते हैं मोमेंटम, मोमेंट यहाँ से यहाँ तक 400 दे रखा है, यहाँ से तक 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर इसके बीच में देखो इधर 25 न्यूटन लग रहा है, इधर 50 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, इधर 30 न्यूटन लग रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस पे देखो ए पॉइंट पर एक किधर है मेरा, यही है, इसको मान लेता हूँ। यहाँ पर ये फोर्स 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्यों, जिस पॉइंट पे लेना है उस पर 0 कर दो। इसको एम इसी डायरेक्शन में चल रहा है ना हम, तो यूँ यूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो दोनों प्लस है, एम प्लस 400 तो है ही, ये फोर्स की बात है। तो इसको यूँ हम यूँ जब चलेंगे ऐसे करके, तो ये नेगेटिव, तो -25 को मल्टीप्लाई कर देना, ये इनको जोड़ देना और उसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। देखो 5 + 4 × 3, -50 × 6 कर देना, कैसा है -50 × 6, देखो बताते ना अभी, ऐसे लग रहा है, फिर ये ऐसे लग रहा है, तो 50 ये ऐसे लग रहा था, इसके परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। तो ये 6 है यहाँ से यहाँ तक का, तो बस इसके परपेंडिकुलर ये तो लग रहा है, तो इस 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देना। हम ऐसे चलेंगे तो ये ऊपर की साइड यूँ जाएगा, तो नेगेटिव है तो -50 हो गया, बस यहाँ से निकल गया ये। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जैसे कुछ शेप्स की बात करें, जैसे सेमी सर्कल आ गया, सर्कल आ गया, रेक्टेंगल आ गया, ध्यान से देखो। तो हमें इनकी एक्सेस निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। आई एक्स के लिए ये है, फिर सर्कल के लिए, रेक्टेंगल के लिए, तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं, इससे हम एक्सेस निकालेंगे। एक्सेस निकलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो आई एक्स बराबर मेरे पास ये 392 r⁴ है, फिर 0.55 r⁴ है इसके लिए, फिर ट्रायंगल के लिए है, रेक्टेंगल के लिए है, इस तरह से। देखो
एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द शुड आर, है ना, क्या है, शेडेड आर दे शोन इन फिगर, ठीक है। तो ये दे रखा है, तो इस फिगर के अंदर में क्या ना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसका, जो ये क्या होगा, शेडेड पार्ट है। अब देखो पहले तो सर ये जो है ना, जो आधा सर्कल है इसका इसका निकालना है, ठीक है। फिर इसका निकालना है, इसका निकालना है, तो कुछ मत करना, इन तीनों का निकाल के इसका डिलीट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले एक्सिस निकालते हैं। तो मान लेता हूँ x3 और y3 इसका एक्सिस है। एक्सिस के लिए निकालने के लिए वही यहाँ से यहाँ तक देख लेना तुम, ये 3 है तो ये भी 3 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास कितना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो भी डिस्टेंस है, ये 3 है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 6 है, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो I3 निकालने के लिए फॉर्मूला था 0.392, आर की पावर 4 है, तो आर रख देना, आर कितना है 3 रख देना, तो 13.752 आ जाएगा। आई वाई निकालने के लिए 0. आर की पावर 4 रख देना, आर मेरे पास जो दे रखा है निकाल देना, ठीक है, 8.9 बना जाएगा, ठीक है, 8.9 बना गया। अब x3 ये i(x3) निकालना है, तो i(x3) प्लस al स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। i/3 निकालने के लिए i/3 प्लस al स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले में पुट करो, ये यहाँ पे वैल्यू आ गई है। एरिया अब जानते ही हो कैसे निकालते हैं इसका, ठीक है। एरिया निकाल लेना यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। इसका एरिया निकाल लेना, एल स्क्वायर, तो मेरे पास आ गया 31.752, है ना, प्लस यहाँ से यहाँ तक 14.37, कितना है 14.37, 137 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्म यहाँ पे ऐसे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको जो सॉल्व करेंगे i(x3) निकलेगा, यहाँ से i/3 निकाल लेना। दोनों को निकालते ही क्या करना, फिर इसी तरह ट्राइंगल का निकालना, ठीक है। ट्राइंगल का फॉर्मूला था वही BH3/36 है, तो h यहाँ से यहाँ तक निकाल लेना, 6 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, ठीक है। तो ये 6 था, ये 3 था, तो निकालेंगे आराम से। देखो ये यहाँ से 6 था, तो ये ऊपर भी 3 बच गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना बच गया, ये 1.5 बच गया, समझ गए। तो 3 × 6, तो यहाँ से एरिया निकाल लेना, x4 आ जाएगा, y2 आ जाएगा, ठीक है। x4 आ जाएगा, x2 मतलब 4 आ जाएगा, y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो i(x2) निकाल लेना यहाँ से, फिर i(x2) निकालते हैं, i/2 निकाल लेना, कितना था HBQ/36, तो 4.5 आ जाएगा। i(x2) निकालने के लिए i(x2) प्लस al स्क्वायर करना, अभी फॉर्मूला बताया था। i/2 निकालने के लिए i/2 प्लस al स्क्वायर करना, ठीक है। एरिया जानते ही हो कैसे निकालना है, ये निकाल लिया एरिया, ये और ये इन दोनों को, अब इसका भी निकल गया, i(x3) है ना, i(x3) i/3 निकाल लिया, i(x2) i/2 निकाल लिया। अब तीसरी के लिए निकालना है, मतलब रेक्टेंगल था ये, तो यहाँ से यहाँ तक 6 था, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बच गया, 6 था तो 3 बच गया, यहाँ से यहाँ तक 1.5 बच गया। तो इसके एक्सेस निकाल लेना, बस एक्सेस निकाल के रख लेना, सबसे पहला काम यही कर लेना ताकि बाद में दिक्कत ना आए, तुरंत सारा सवाल हो जाए। i(x1) निकाल लेना, BH3/12, ऐसे करके ये निकालेगा 54, i/1 निकाल लेना फॉर्मूले से, x1 और y1 निकालना, i(x1) i/1 निकालते फिर i(x1) निकालना, i(x1) के लिए देखो ये फॉर्मूला फिर से, एरिया ऊपर बता ही दिया अभी कैसे निकाला, i/1 निकालना इस फॉर्मूले से, एरिया निकाल लेना, फिर इसको L जो भी आएगा, ठीक है, वो उससे लेंथ जो भी है उसके स्क्वायर कर देना, तो यहाँ से निकल जाएगा। अब ये लेंथ क्या है, y से y1 तक की जो डिस्टेंस है उसे हम L मान लेते हैं, ठीक है, वही होती है L यहाँ से। अब देखो i(x) कैसे निकालेंगे, i(x) है टोटल जो हमारा सर्कल का, एक तो हमारे पास कितना, एक ट्राइंगल का था और एक इसका था, वो रेक्टेंगल का था, और उसमें से किसका डिलीट कर दिया हमने, सर्कल का, जो भी सर्कल था ना आधा,
उसका। तो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा। तो एक तो ये इसमें से 1.158.985 डिलीट कर दिया, तो यहाँ बचा 111.015, है ना। m⁴ मेरे पास ये आंसर आया। तो इससे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला इस तरह से। सब में वही काम होगा, x के लिए निकाल लिया था तो y के लिए भी ऐसे ही ऐड कर देना, ये निकाल लेना। सब में वही होगा, तो इसको निकालने के लिए यहाँ से निकालना 12, पहले एक्सिस निकाल लेना यहाँ से यहाँ तक, इसकी एक्सिस निकालना, फिर इसकी एक्सिस निकालना। ट्राइंगल और रेक्टेंगल का करते ही आपका आंसर आ जाएगा। ये ट्राइंगल के लिए निकालना, देख लो एक बार, ये निकाला एरिया, Ix2 निकाला, Iy2 निकाला, Ix2 निकाला, Iyy2 कर लेना इसको, Iyy2 निकाला। उसके बाद यहाँ से देखो, इसका भी एक्सेस निकाला, एरिया निकाल लिया पहले, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके एक्स निकाल लिया, यहाँ से आधा कर देना, यहाँ से भी जो भी है इसका आधा कर देना, 75 का 37.5। फिर Ix1 आ गया, तो Ix1 निकाल लेना, Ix1, ठीक है। इसमें मान लेता हूँ मैं एक x1, Iy2 निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद देखो Ix1 al², वही फॉर्मूला है सेम, पर Iy1 निकालना, वो दोनों को जोड़ देना, दोनों का जोड़ते हैं हमारे पास आंसर आ जाएगा। x के लिए अलग x1 प्लस x2, और y के लिए अलग Iy1 Iy2, ठीक है। फिर से आ गया मेरे पास सवाल, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस इतने से क्वेश्चन लिए हैं मैंने, और भी देख लूँगा टाइम मिला तो। यहाँ से देखिए, ये जो शेप दे रखा है, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो देखो पहले रहेगी इस रेक्टेंगल का निकाल लेना, फिर इस रेक्टेंगल का निकाल लेना। पहले यहाँ से इसका एक्सेस ले लेना बीच में से, यहाँ से यूँ, फिर यहाँ से यूँ, ठीक है। x1 x2 निकाल लेना, x1 आएगा y1 आएगा, x1 y1 निकालो, x1 y1 निकालो, दोनों निकलते ही फिर देखो x1 निकाला y1 निकाला फॉर्मूले से, x1 निकालो Ix1 प्लस al², फिर y1 निकालो Iy1 al², एंड देन एरिया निकालो, x1 निकल गया, y1 निकल गया। अब देखो Ix1 Iy1 दोनों निकला, ये निकल गया, हाँ, दोनों को जोड़ दो। Ix1 Iy1 निकाल के Iy1 निकाल के Ix2 Iy2 निकालो, और दोनों का फिर हम क्या कर देंगे, प्लस करेंगे। Ix बराबर गया Ix1 प्लस Ix2, तो दोनों का एडिशन कर देना, और y के लिए Iy2 प्लस Iy3, दोनों का एडिशन कर देना, ठीक है। क्या किया हमने, इन दोनों का, इसका और इसका निकाला है, ठीक है। थैंक यू टाइम देने के लिए। ओके, और भी न्यूमेरिकल्स लूँगा आगे, टाइम जैसे मिलता है आपके लिए, है ना। ओके, थैंक यू।